कारगिल वॉर सुनते ही इंडियन मिलिट्री के अदम्य साहस और शौर्य से दिलाई गई जीत के बारे में याद आता है। कैसे मुश्किल सिचुएशन में भी हमारे मिलिट्री विजय पाया और चोटी में तिरंगा लहराया। चलिए जानते हैं उसके बारे में। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। वी विश आप और आपके दिल के करीब सारे लोग अच्छे होंगे एंड इन फ्यूचर भी अच्छे रहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। 2 मई 1999, कारगिल के गरकोन गांव का एक चरवाहा जिसका नाम तासी नामग्याल है, अपने एक खोए हुए याक को ढूंढते ढूंढते सामने की पहाड़ी की ओर 6 लोगों की मूवमेंट देखता है। तासी नामग्याल लोकल था, इसलिए उसको पता था कि सर्दियों के दिनों में दोनों साइड की फोर्सेस ऊपर की पोस्ट खाली करके नीचे आ जाती हैं। बट उसने उस दिन जो देखा उसके ऊपर उसको शक हुआ, इसीलिए वो नीचे आके तुरंत नजदीकी आर्मी पोस्ट को इन्फॉर्म करता है। और यहाँ से शुरू होने वाला था एक ऐसा युद्ध जो पूरे देश को एक साथ में लेने वाला था। ऑफिशियली कारगिल वॉर 19 मई 1999 को शुरू हुआ था, बट ऑन ग्राउंड 2 मई को ही शुरुआत हो गई थी। 2 मई की इंफॉर्मेशन को तुरंत ही उस एरिया के कमांडिंग ऑफिसर को दिया जाता है एंड प्रिकॉशन लेते हुए 5 मई 1999 को एक सर्च पार्टी भेजा जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली वो पार्टी कभी लौट के नहीं आती है। ये सारे एक्टिविटी की खबर 6 मई को डिफेंस मिनिस्ट्री तक पहुंचाया जाता है। खबर मिलते ही डिफेंस मिनिस्ट्री में खलबली सी मच गई एंड इस खलबली की खबर इस्लामाबाद पहुंचने में देर नहीं लगी। इसका नतीजा पता चला जब 9 मई को पाकिस्तान ने अचानक से आर्टी सेलिंग शुरू कर दिया और इस सेलिंग से आर्मी का एक पूरा का पूरा एम्यूनिशन डिपो ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मतलब पहले ही दिन में आर्मी को 127 करोड़ का नुकसान हो गया। ये सारे हरकत को मद्देनजर रखते हुए 10 मई 1999 को आर्मी ऑपरेशन रूम में कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी के एक हाई लेवल मीटिंग में सबको हालात के बारे में ब्रीफ किया गया। 14 मई को जाट रेजिमेंट का एक पेट्रोलिंग टीम को भेजा जाता है जिसको कैप्टन सौरभ कालिया लीड कर रहे थे। बट इस बार भी खबर अच्छी नहीं मिलती। उस टुकड़ी को वहां से अगवा कर लिया जाता है और फिर शुरू होता है टॉर्चर का दौर। उनके ऊपर क्रूरता का हदें पार कर दिया गया। बोरियों में उनका लाश टुकड़ों पे मिली। लेफ्टिनेंट से कैप्टन बने उनको अपनी पहली सैलरी भी नहीं मिली थी और वो देश के लिए शहीद हो गए। ये आर्मी के लिए एक अलार्म था। इसके बाद सिचुएशन थोड़ी बहुत समझ में आने लगी थी। पहले समझा जा रहा था कि ये कुछ घुसपैठिए हैं, लेकिन इसके बाद क्लियर हो गया कि बात कुछ और है और ये सारा बात युद्ध की तरफ एक कंप्लीट इशारा था। पूरे एरिया का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद 16 और 17 मई के बीच में ये पता चला कि कारगिल के नॉर्थ की तरफ लगभग 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा रेंज के ऊपर जितने भी टॉप के पोस्ट हैं उनमें पाकिस्तानी आर्मी बहुत ही अच्छे तरह से अपने पोजीशन को एस्टेब्लिश कर चुकी थी और उस पोजीशन से नेशनल हाईवे नंबर 1 यानी NH1 के ऊपर होने वाली हर एक मूवमेंट के ऊपर बहुत ही बारीकी से नज़र रख सकता था। उनकी एम्यूनिशन पावर भी बहुत अच्छी थी। उनके पास MMG, HMG, मल्टी बैरल गन्स, स्ट्रिंगर मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट गन जैसे बहुत सी वेपन्स की भरमार थी, क्योंकि यहाँ से अगर एक राउंड खुलता था तो वहाँ से 50 राउंड फायर होते थे। ये सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हरी झंडी मिल गई। तब ऑफिशियली 19 मई 1999 को युद्ध की शुरुआत कर दी गई, जिसको हम और आप कारगिल वॉर के रूप में जानते हैं। 22 और 23 मई के दौरान तब के आर्मी चीफ जनरल VP मलिक एरिया की रेकी करते हैं। वहां से उनको आइडिया मिल गया कारगिल एरिया वॉर जोन में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके बाद मिलिट्री के टॉप कमांडर्स की एक हाई लेवल मीटिंग में इस वॉर जोन के ब्लूप्रिंट के साथ ही साथ स्ट्रैटेजीज के बारे में भी डिस्कस किया गया। इसमें डिसाइड किया गया एयरफोर्स माउंटेन रीजियन में एयर स्ट्राइक करेगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था बिकॉज कारगिल का रीजन इस ऑपरेशन के लिए बिल्कुल ही ऑपोजिट था। इस चैलेंजिंग कंडीशन के बाद 24 मई को मुंतुडालो एंड टाइगर हिल पे अटैक किया गया, बट कंडीशन के ऑपोजिट एंड टफनेस के बावजूद एयरफोर्स ने सक्सेसफुल ऑपरेशन करके दिखाया और वहां से पाकिस्तानियों को बैकफुट में ले गए। मई 1999 प्राइम मिनिस्टर हाउस में तब के प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया
और पूरे फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन दुनिया के सामने रख दिया। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। अब टाइम था हमारा, क्योंकि अब खुली छूट मिल गई थी। अब शुरू हुआ हमारी तरफ से स्ट्राइक का पहला दिन। 26 मई 1999 पठानकोट एंड श्रीनगर एयरबेस से MiG-21, MiG-27 एंड MI हेलीकॉप्टर स्ट्राइक की शुरुआत करते हैं। 26 मई की सुबह 4590 को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा स्ट्राइक किया गया एंड बटालिक सेक्टर की तरफ भी स्ट्राइक ओपन कर दिया गया और वहां से शुरू होता है एयरफोर्स का ऑपरेशन सफेद सागर। इसी के साथ ग्राउंड पे इंडियन आर्मी के इन्फेंट्री बटालियंस, आर्टिलरी एंड दूसरे रेजिमेंट के साथ मिलकर अटैक की शुरुआत कर दी और इसके साथ शुरू हुआ ऑपरेशन विजय का, जो कि आगे जाके बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन में गिना जाने वाला था। बट यहाँ टेक्निकल इशू ये था, कश्मीर इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया है एंड पाकिस्तान अभी तक कश्मीर में उनकी आर्मी होने का बात को एक्सेप्ट नहीं किया था। बट इंडिया की तरफ से आर्मी की डिप्लॉयमेंट पाकिस्तानी आर्मी के डिप्लॉयमेंट को एक चांस देता है और इसी के साथ पाकिस्तानी आर्मी इंडियन टेरिटरी की 10 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी थी। ये सब के बावजूद मिलिट्री बहुत ही संभल कर एक्टिविटी कर रही थी, लेकिन 27 मई को ऑपरेशन सफ़ेद सागर को एक झटका लगता है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता के MiG-27 को स्ट्रिंगर मिसाइल के द्वारा हिट किया जाता है और वो एलओसी के अक्रॉस लैंड होते हैं एंड उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। लेकिन इस बात की खबर इंडियन एयरफोर्स को नहीं थी। सो स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा अपने MiG के साथ उड़ान भरते हैं और इसको भी दूसरे मिसाइल के द्वारा हिट किया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली इस बार स्क्वाड्रन लीडर आहूजा शहीद हो गए। ये इंसिडेंट एयरफोर्स के लिए बहुत ही बड़ा हिटबैक था, इसीलिए एयरफोर्स फुल फोर्स के साथ स्ट्राइक ओपन कर देता है। इसी के साथ नीचे से आरटी के सपोर्ट से इन्फेंट्री बटालियंस भी अटैक शुरू कर देते हैं और जिस पॉइंट 4590 के लिए हिटबैक था, वही पॉइंट 4590 को शाम तक इंडियन आर्मी अपने कब्जे में ले गई। पर इस जीत के लिए हमने अपनों को खो दिया था। इस जीत के साथ इन्फेंट्री बटालियंस नीचे से माउंट करना शुरू कर देती है। बट तभी एक और बुरा खबर आता है। 28 मई को MI-17 को मिसाइल से हिट किया जाता है और इसमें पायलट के साथ 4 जवान शहीद हो गए। इंडियन आर्मी की इस तरह का एक्शन देख के 1 जून को पाकिस्तानियों ने अपना आरटी सेलिंग और बढ़ा दिया और हेवी सेलिंग कंटिन्यू होता रहा। इससे पाकिस्तान का मोटिव क्लियरली दिख रहा था। पाकिस्तान नेशनल हाईवे नंबर 1 को इंडिया से काटना चाहता था। श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता हुआ ये इकलौता रास्ता है और एक टाइप का लाइफलाइन है लेह के लिए। इस रूट के थ्रू आर्म्स, एम्यूनिशन, राशंस की सप्लाई होती है और सियाचिन ग्लेशियर के लिए भी ये सप्लाई लाइन को यूज किया जाता है और इसकी वैल्यू पाकिस्तान को पता था। 1 जून को जवाब देने के लिए आर्मी ने एक ऑल्टरनेट वे को चूज। अब जो बात हम आपको बोलेंगे शायद ही आपको पता होगा। इसको काउंटर करने के लिए हमारी नेवी को एक ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन तलवार। और इस ऑपरेशन के थ्रू इंडियन आर्मी को फायदा होना शुरू हो गया। 5 जून को एक ऑपरेशन के दौरान आर्मी को कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिसमें बरामद होने वाली चीजों में कुछ आईडी कार्ड्स भी थे जो पाकिस्तान रेगुलर आर्मी के थे। ये डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तानी रेगुलर आर्मी की मौजूदगी का एक पुख्ता सबूत था, जिसको बाद में पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ भी शेयर किया गया। ये इंफॉर्मेशन के साथ इंडियन आर्मी ने 3 डायरेक्शनल स्ट्राइक यानी 3 डायरेक्शन से अटैक की शुरुआत कर दी, क्योंकि दुश्मन हाइट पे था। अगर सामने से जाते तो हमारी कैजुअलिटी बहुत हो सकती थी, बट रिस्क इसमें भी था। इन मुश्किलों के साथ आर्मी आगे बढ़ती रही एंड
9 जून को बटालिक सेक्टर के कुछ और पोस्ट को कैप्चर किया गया और वहां मिले पाकिस्तानी आर्मी की इन्वॉल्वमेंट के सबूत को तब के पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को दिया गया, जो कि तब चीन के दौरे में थे। 13 जून को एक और लड़ाई के साथ तोलोलिंग के द्रास सेक्टर पे इंडियन आर्मी ने फिर से कब्जा हासिल किया और यहाँ से पाकिस्तानी अथॉरिटीज को अमेरिका की साइड से विड्रॉल का मैसेज आना शुरू हो गया था, क्योंकि अब वॉर का फेस पूरा खुल चुका था और इसमें किस किस का इन्वॉल्वमेंट भी है वो भी क्लियर हो गया था। 14 से 28 जून के बीच में आर्मी बहुत ही संभलते हुए एडवांस हो रही थी, क्योंकि तब तक हमारे साइड से बहुत ही कैजुअलिटी हो गया था। इसी दौरान आर्मी ने अपने पोजीशन को और भी स्ट्रॉन्ग किया एंड तब तक वो फोर्स गन भी एक्शन में आ चुकी थी, जिसके वजह से आर्मी स्ट्रेटेजिकली और भी मजबूत होती गई एंड ये सारे एक्शंस का रिजल्ट मिला 29 जून को, जिस दिन आर्मी ने अपने दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशंस टाइगर हिल के .5060 एंड .5100 को फिर से अपने अंडर लिया। ये 2 पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि इस 2 पॉइंट से पूरे टाइगर हिल रीजन के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता था एंड अब टाइम था मेन अटैक। 2 जुलाई को 3 डायरेक्शनल स्ट्राइक के स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए आर्मी ने अपने पोजीशनिंग को और भी मजबूत किया एंड 3 जुलाई रात 11 बजे से कंटिन्यू 14 घंटा फायरिंग, सेलिंग एंड गुत्थम गुत्था की लड़ाई के बाद इंडियन आर्मी ने फिर से टाइगर हिल पे तिरंगा लहराया। बट अनफॉर्चुनेटली इस ऑपरेशन के दौरान बहुत से ऑफिसर्स एंड जवानों ने अपने प्राणों के बलिदान से हमें इस जीत को कमा के दी। आर्मी की इस सक्सेस के बाद 5 जुलाई को पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी फोर्सेस के विड्रॉल की अनाउंसमेंट कर दिया एंड 7 जुलाई को बटालिक के जुब्बार हाइट के ऊपर भी इंडियन आर्मी ने कैप्चर कर लिया। अब अनऑफिशियली हमने इस इलाके के ऊपर वापस से कब्जा हासिल कर लिया था। इसीलिए 11 जुलाई को पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी विड्रॉल की शुरुआत कर दी एंड इसी के साथ हम कुछ और एरियाज के ऊपर भी कैप्चर हासिल किए। 14 जुलाई को इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑपरेशन विजय का सक्सेसफुल होने का अनाउंसमेंट कर दिया और ये शर्त भी रखी, अब से पाकिस्तान के साथ जो भी डायलॉग होंगे उनका शर्त इंडिया रखेगा। 15 से 25 जुलाई के बीच में पूरे कश्मीर वैली में बहुत ही बड़े बड़े सर्च ऑपरेशन किए गए। तब इंडियन आर्मी ने कुछ ऐसा किया जिसके लिए उसे वन ऑफ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड माना जाता है। पाकिस्तानी साइड से मरे हुए सोल्जर्स को पाकिस्तान ने अपनाने से मना कर दिया, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट करता वो डायरेक्ट एक्सेप्टेंस था। इसीलिए इंडियन आर्मी ने प्रॉपर मिलिट्री रेस्पेक्ट के साथ उन डेड बॉडीज को दफनाया और जो रेस्पेक्ट उन्हें मिलना चाहिए था उनको दिया, क्योंकि एक एक जवान की कीमत आर्मी जानती है। 26 जुलाई को कंप्लीट कैप्चर ऑन कारगिल की इंफॉर्मेशन डिफेंस मिनिस्ट्री तक पहुंचाया गया एंड उसी दिन कारगिल की जीत की भी डिक्लेरेशन किया गया। तब से 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल विश्वनाथन, मेजर विवेक गुप्ता, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन सौरभ कालिया, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, लेफ्टिनेंट हफीन उद्दीन, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, स्क्वाड्रन लीडर राजीव पुंदीर, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और इनके जैसे 527 वीरों ने अपने लहू को सींच के कारगिल कमा के दिया। इनके सम्मान में द्रास में आज भी कारगिल मेमोरियल शान से खड़ा है और वहां आज भी बड़े ही शान से तिरंगा लहराता है और आज भी उन शहीदों का नाम और निशान वहां मिलता है। आज भी हम चाहे घर में हो या किसी काम से बाहर हो, चाहे फैमिली के साथ, उन सब वीरों को हमारा सलाम है। -50 डिग्री सेल्सियस से लेके 50 डिग्री सेल्सियस में हमारे रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। ये है हमारी सेना जिसमें हमें हमेशा गर्व रहेगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियोस के साथ, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।